युद्ध को लेकर कई बड़ी अपडेट सामने आ रही हैं। अब यूएस ईरान तनाव के बीच में रूस की तरफ से बड़ी धमकी है। जी हां, रूस ने बड़ी धमकी दी है। तीसरे विश्व युद्ध की बड़ी आशंका रूस की तरफ से एक तरह से जताई गई है। पुतिन के सहयोगी हैं सोलोवियोव, उनकी तरफ से धमकी आई है। अब ईरान परमाणु हथियार जरूर बनाएगा, ये सोलोवियोव की तरफ से कहा जा रहा है। अब आप ये मान के चलिए, जिस तरह से ये बड़ा बयान आया है, तीसरे विश्व युद्ध और तीसरा विश्व युद्ध से बड़ा खतरा तो परमाणु हथियारों को लेकर जो बड़ी चिंता जाहिर की गई है। आलोक जी से मैं जल्दी से क्विक रिएक्शन ले लेती हूँ इस बात का। आलोक सहाय जी, ये तो वही बात हो गई कि ईरान को जिस चीज से दूर करने की बात की जा रही थी, अब उसे युद्ध में झोंक कर उसको उसी के लिए और भी ज्यादा उसके लिए खुला रास्ता बना दिया है। रूस के इस पूरे बयान को लेकर या इस आशंका को लेकर क्या कहा जाए? नैना जी देखिए, रूस और चीन धीरे धीरे आप देखिए धीरे धीरे वो ज्यादा मुखर हो रहे हैं ईरान को समर्थन देने में। पहले तो गुपचुप तरीके से समर्थन दे रहे थे, सैटेलाइट पिक्चर्स और लोकेशंस और आर्म्स एंड एमुनिशन, बट अब इनके बयान थोड़े तीखे हो रहे हैं क्योंकि अमेरिका भी अब अपना तीखा रुख अख्तियार करने जा रहा है। ऐसी संभावना है क्योंकि वार्ता टूट गई है और ये जो ब्लॉकेज की जो डिसीजन है, इससे ईरान को काफी ज्यादा आर्थिक नुकसान होगा, ये रूस भी जानता है। तो रूस का और चीन का जो ईरान से संबंध है वो फ्लाइट्स के अलावा शिप के और मैरिटाइम एरिया से ही है। वो अगर बंद होगा तो स्वाभाविक है कि चीन और रूस काफी तीखे रूप से बौखलाएंगे और ये भविष्य में विश्व शांति के लिए अच्छे संकेत नहीं है। अगर सुपर पावर्स इसमें सीधे तौर पर उलझेंगे तो विश्व युद्ध की घंटी बजती नजर आ सकती है। जी हाँ, देखिए ये तो बड़े खतरे की घंटी है और वही बात है, जिस चीज का डर था वही होता हुआ नजर आता है। एसके मलिक जी, जो एक बड़ी बात है, क्या अब नया वर्ल्ड ऑर्डर भी क्रिएट हो रहा है? क्या इस बात को लेकर आप सहमत हैं, जिस रूप में अभी अब ईरान मजबूरी में या फिर ये कहा जाए इसी आड़ में ही अपने मंसूबों को अंजाम दे दे? नैना जी देखिए, मुझे नहीं लगता रशिया इससे ज्यादा इन्वॉल्व हो पाएगा। रशिया की भी अपने पास अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी स्ट्रांग नहीं है, एक्सेप्ट उसके मैन्युफैक्चरिंग जो हथियार चल रहे हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग की बदस्तूर जारी है क्योंकि वो उनकी इंडस्ट्री ऐसी है कि जो एक तरह से वर्ल्ड पे डिपेंडेंट नहीं है। चाइना नहीं ये बेवकूफी करेगा कि वो एक्टिवली इन्वॉल्व होएगा, कभी नहीं होगा। चाइना बहुत होशियार कंट्री है। चाइना दूर दूर से यानी इंटेलिजेंस और आपको सॉफ्ट पावर, सॉफ्ट असिस्टेंस, इसके अलावा हथियारों का भी असिस्टेंस देगा, मिसाइल का भी देगा, टेक्नोलॉजी का भी देगा, लेकिन एक्टिवली ना तो अपने रिसोर्स को कमिट करेगा, ना ही अपने सोल्जरों को कमिट करेगा और ना ही इस तरह से कन्फ्रंटेशन में आएगा। चाइना आज वर्ल्ड की नंबर 2 इकोनॉमी है, वो अपने को बर्बाद करने की नहीं सोचेगा और चाइना का इतिहास है वो कभी भी नहीं आया है, हमेशा अपने आप को उसने अपने हितों को बचा के चला है। आज एनर्जी के सोर्सेज के बहुत बड़ी क्वांटम यहां से जाता था फारस की खाड़ी से, यहां से हॉर्मुज के स्टेट से, लेकिन आज वो भी अपना करेगा, रास्ता निकाल लेगा, लेकिन वो एक्टिवली बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन सर, चाइना की यही तो इक्वालिटी होती है ना कि वो ऐसे अपना काम निकाल ले कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, अपना काम आराम से बना ले। नैना जी, अगले मई के अंदर ट्रंप साहब उधर ही जा रहे हैं और आप देखिएगा हर घंटे कैसे ट्वीट चेंज होते हैं। अच्छा। और उनके जी अभी प्लान है ना उनकी विजिट, बहुत शॉर्टली प्लान है। बिल्कुल। तो आप एक चीज देखिए, पूरे हर देश अपने हितों को प्रोटेक्ट करता है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा, हालांकि मैं तो एक नागरिक मात्र हूं, ईरान तो बहुत बड़ा नेशन है, मैं कहता हूं ईरान किसी के बहकावे में ना आए, अपने को बर्बाद ना करवाए। अमेरिका भले इसकी लैंड पे कब्जा ना करे, लेकिन नुकसान जरूर कर जाएगा क्योंकि उसके पास माइट है, शक्ति है, पावर है उसके पास, वो नुकसान कर जाएगा। अमेरिका की जीत इसमें नहीं है कि वो वहां पे जीत के बैठ कर वहां पे लैंड ऑक्युपाई करे। अमेरिका की जीत किसी देश को बर्बाद करने में हो जाती है क्योंकि फिर वो देश अगर ईरान के अंदर उसने लार्ज स्केल पे नुकसान कर दिया तो ईरान को दशकों लग जाएंगे अपनी चीजों को वापस ट्रैक पे लाने पे। यही अमेरिका की जीत है। और उसके साथ साथ वो अपने खाड़ी के जो मित्र देश है, जो जीसीसी कंट्रीज है, उन पर फोकस करेगा, उनको और हथियार बेचेगा। आज खाड़ी के जीसीसी कंट्रीज ये कहते, उनके अंदर ये फीलिंग है और फीलिंग की सही बात है कि अमेरिका ने गारंटी दी थी, अमेरिका रक्षा नहीं कर पाया, तो अमेरिका भी उनको फीलिंग देगा कि आप भी कुछ अपने लेवल पे अपना रक्षा बढ़ाइए और हमसे हथियार खरीदिए। तो हो गया क्या, अमेरिका की तो पोबारा चारों तरफ से यही है। तो आप ये मत समझिए कि अमेरिका बिना दिमाग के खेल रहा है। लास्ट पॉइंट, अमेरिका में ट्रंप साहब इस टाइम इलेक्शन उनके बहुत दूर नहीं है, अगर वो यहां से कुछ लेकर नहीं जाएंगे तो निश्चित रूप से उनकी हार तो निश्चित है।
तो लेकिन कहने का मेरा मतलब है कि मैं ये हाँ। जी, मैं ऑब्जेक्टिव से आके पीछे ये सोचता हूं कि यहां से इस खित्ते से इस ऑपरेशन में कुछ ना कुछ अपने हाथ में लेके जाना चाहेंगे जिसको वो अपने कंट्री में परोस सके। जी। और अब तो दबाव मुझे लग रहा है और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हंगरी का इलेक्शन तो एक बहुत बड़ी पिक्चर उनको एक तरह से दिखा ही चुका है और मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले वक्त में हो जाएंगे। क्या एमर मसीकान जी, हंगरी के रिजल्ट्स क्या इन परिस्थितियों का ही नतीजा है और डोनाल्ड ट्रंप क्या इन नतीजों से थोड़ा बहुत कुछ सोच भी रहे हैं? और वही बात जो एसके मलिक जी कह रहे हैं कि भाई अब तो एक तरह से करो या मरो वाली सिचुएशन में है कि मिडिल ईस्ट से कुछ ना कुछ लेकर जाना है, कम से कम फेस सेविंग हो जाए। ये देखे, यहाँ पर एक बात ये निकली है कि मिड टर्म इलेक्शन जो अभी होने वाले हैं इसी साल, इसमें इनकी पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान का चांसेस है, इसमें कोई शक नहीं है। इनके जो खास अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी थी डोनाल्ड ट्रंप साहब की, जिनमें के वो ज्यादातर वो लोग हैं जो वाइट सुप्रीमेसिस्ट कहलाते हैं, जो गोरों की बालदस्ती चाहते हैं अमेरिकन सोसाइटी पे, वही उनके खास सपोर्टर थे। वही कह रहे हैं, उनमें से एक जो है यंग साहब, उनको जरा सा देखें, उनका नाम निक फुएंटेज है, निक फुएंटेज जो है उनके खास यंग गोरा है, वो उसकी जाके आप बात सुन रहे हैं। उन्होंने तो ओपनली कहा है, वो ट्रंप के करीब थे, उन्होंने अब कहा है लोगों से कि मिड टर्म इलेक्शन में डेमोक्रेट्स को वोट दें। तो ये जो है, ये पब्लिक फिगर है, इनकी खासे इन्फ्लुएंस है सोसाइटी के ऊपर, ये लोग ये कहने लगे हैं। लेकिन अहमद मसीकान जी, एक और बात ये हो जाती है, क्या मिड टर्म इलेक्शन तक डोनाल्ड ट्रंप पहुंच पाएंगे? क्योंकि महाभियोग की चर्चा है, जो यूएस के आर्टिकल 28 की बात कही जा रही थी संविधान की, उसकी चर्चा है। क्या मिड टर्म इलेक्शन के पहले डोनाल्ड ट्रंप को इन सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा क्या? मैं अर्ज कर रहा था कि पार्टियों की इलेक्शन होगी ना जी, शायद ये चले जाए उससे पहले ही। अच्छा। जिस तरीके से इनके हरकत और सकनात हैं, जिस किस्म से ये बातें कर रहे हैं, कल के दिन आपने देखा कि ये किसकी तारीफें कर रहे थे। कल के दिन ये जनरल आसिम मुनीर साहब की तारीफ कर रहे थे, शहबाज शरीफ साहब की तारीफ कर रहे थे, और पोप लियो बेचारे को उसके पीछे लगे हुए थे। यानी ये कहा कि ये कौन सा अहमक ये काम करेगा कि आपने एक जानिब जाके जो शिया हजरात के लिए पोप जैसी शख्सियत थे, उनको बिला जवाज जाके आपने शहीद कर दिया, यानी फिजिकली शहीद किया। दूसरी तरफ जो ईसाइयों के पोप हैं, उसको आप तजलील कर रहे हैं। और तीसरी जानिब जो आप अपने ही जो चेले हैं, उनको बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। और आप देखा उनके जो ट्वीट में, पहले उन्होंने आसिम मुनीर का नाम लिया, बाद में शहबाज शरीफ का। यानी एक हद होता है घटियापन का। और ये तो मुझे अब 100% यकीन है कि जेडी वॉन्स तो इस वक्त बिल्कुल इससे नाराज होंगे, हद से ज्यादा। वो तो मेरे ख्याल में अगर उनको मौका मिले तो इनको वो पिटाई भी शायद कर लें, लेकिन ये चले जाएंगे, इसके जो आसार नहीं है। अब हालांकि उसका क्या इम्पैक्ट होगा ये तो जानू इजराइल के से रिलेटेड इस समय की एक बड़ी खबर है, वो अपने दर्शकों को जल्दी बता देती हूँ। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा बयान दिया है। नेतन्याहू ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सीज फायर कभी भी खत्म हो सकता है। उन्होंने कहा है कि भाई मेरी बात हुई है जेडी वेंस से, यानी कि अमेरिका से बात की है। यूएस का नौसैनिक घेराबंदी का फैसला पूरी तरह से सही है। नेतन्याहू ने कहा है कि हम अमेरिका के फैसले का समर्थन करते हैं और जल्द ही ये सीज फायर जो कि 14 दिनों का हुआ था वो कभी भी खत्म हो सकता है। और अगर ऐसा होता है सैयद अली अदनान साहब, तो ऐसा लग रहा है कि जो अभी तक नहीं हुआ, अब ईरान की चौतरफा बड़े स्तर पर घेराबंदी हो जाएगी, इजरायली हमले और बढ़ जाएंगे। जी नैना जी, मैं ये बात पहले स्पष्ट कर दूं कि जो भी अभी तक बयानात बात हुए हैं ट्रम्प के बारे में, जो धार्मिक गुरु के खिलाफ जो बातें होती हैं, ये क्लियर बताता है कि ट्रम्प साहब जो है एक एप्स्टीन गैंग वाले हैं और वो अधर्मी इस तरह के हैं कि किसी भी धर्म के धर्मगुरु का वो एहतराम नहीं करना समझते हैं। जहां तक बात है, एक चूंकि सवाल आ चुका था परमाणु हथियार की, तो मैं आपके लिए, आपके दर्शक के लिए क्लियर कर दूं कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के हक में नहीं है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका उन्हें परमाणु हथियार बनाना नहीं दे रहा है, बल्कि ईरान बनाना ही नहीं चाहता है। उसकी वो जो धार्मिक वजह है। दूसरा एक बहुत प्यारा जुमला था आयतुल्लाह खामनेई जो शहीद हुए उनका, कि हमें परमाणु हथियार की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा परमाणु हथियार हमारी जनता है,
जो कि 40 दिन में जनता ने साबित कर दिया कि वाकई में किस तरह से परमाणु हथियार है। तीसरी और आखिरी बात जो आपने सवाल किया, असल में देखिए वजह क्या है। वजह यह है कि नेतन्याहू नहीं चाहते कि ये जंग तमाम हो, ये जंग चलती रहे। क्यों? क्योंकि आईसीसी की तरफ से, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से इनके लिए अरेस्ट वारंट जारी है, जो कि 2024 में जारी था, और मंडे से इसकी जो है हायरिंग शुरू होने वाली थी और ये सीज फायर की बात शुरू होने वाली होती है। तो नेतन्याहू को कहीं ना कहीं पता है कि जंग के खात्मे का मतलब ये है कि मैं जेल में जाऊंगा या मेरी सरकार टूटेगी। जंग चलती रहने में नेतन्याहू का फायदा है, लेकिन इसके बरखिलाफ अगर ये जंग चलती रहेगी तो नेतन्याहू का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ईरान का क्या नुकसान है? उससे बड़ा नुकसान अमेरिका का है, क्योंकि अमेरिका के 13 बेसेस जो मिडिल ईस्ट में तबाह हो चुके हैं, 40,000 जो सोल्जर इन्होंने ह्यूमन शील्ड बना दिया है, इन सब के परिजन और अमेरिका में रहने वाले लोग परेशान है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि इस वक्त ईरान की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि ईरान ने अमेरिका को दो राह पर लाके खड़ा कर दिया। पहला रास्ता ये है कि तुम अपनी इज्जत बचा के सीज फायर करके हट जाओ, दूसरा रास्ता ये है कि तुम इसराइल की गुलामी कबूल करो और जंग में फंसे रहो। और हमें लगता है कि अनकरीब हम लोग ये डिबेट करेंगे आकर इस मुकाम पर कि नेतन्याहू यानी अमेरिका और इसराइल के दरमियान एक बहुत बड़ा फासला नजर आएगा और अमेरिका इसराइल को छोड़ के इस जंग से बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। लेकिन क्या ये इतना आसान है? इस पर मैं मलिक साहब का रिएक्शन लूं, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर मैं बता देती हूँ। आ रही हूँ मलिक सर दोबारा, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये कि मिडिल ईस्ट की इस पूरे तनाव के बीच में डोनाल्ड ट्रंप और पोप के बीच की जुबानी जंग और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। पोपियो ने अब ईरान युद्ध पर चिंता जताई है। आपको बताते चले लगातार यहाँ पर अब जुबानी जंग बढ़ती हुई नजर आती है। पोपियो ने ईरान युद्ध पर चिंता जताते हुए स्पष्ट डोनाल्ड ट्रंप की एक तरह से आलोचना कर दी है। मैं ट्रंप से डरने वाला नहीं हूं। पोप की आलोचना के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दरअसल पलटवार किया था। अपराध रोकने में नाकाम रहे हैं पोपियो, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। बाकायदा एक एआई तस्वीर भी जारी करते हुए उनका मजाक बनाया था। एसके मलिक सर, आप कुछ रिएक्ट कर रहे थे जी। नैना जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए सिचुएशन का ना थोड़ा रियलिस्टिक एनालिसिस ज्यादा अच्छा रहता है। ईमानदारी के साथ अगर हम बात करें, ठीक है, कोई फायदे में हो सकता है, कोई नुकसान में हो सकता है, किसी का डैमेज ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। देखिए एक चीज समझिए बात को, इस टाइम ये सीज फायर है कि सीज फायर है ही नहीं, एक सुंदर सा नाम दिया गया है वर्ल्ड फोरम में, ये एक टैक्टिकल पॉज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसके साथ साथ इस टाइम आप ये समझिए पिछले 42 दिन से जो कहानी यहां तक पहुंची है, क्या ट्रंप साहब यहां से सीज फायर करके निकलना चाहेंगे इस स्थिति में? किस मुंह से वो वापस जाएंगे? मैं उनका तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं ये एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूं कि उनके साथ टेक अवे क्या होंगे। क्या आज वो अपने 10 के 10 जो मित्र देश हैं, जो खाड़ी में जीसीसी 7 कंट्रीज है, उनको फंसाकर चला जाएंगे? वो तो साफ साफ कहते हैं कि अगर आप इस स्थिति में छोड़ के चले गए तो ईरान हमको जीने नहीं देगा। उनका कहना ये मेरा कहना नहीं है, ये उनका कहना है। इसके साथ साथ उनकी तो आज इकोनॉमिक्स की एक तरह से रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है। वो अपना ये नहीं है कि वहां से कितने जहाज गुजर रहे हैं, अरे जहाज तो तब गुजरेंगे जब वो भरे जाएंगे, और जब वो भरे जाएंगे जब वहां पे प्रोडक्शन होगा। आपने यानी ईरान की मिसाइल्स ने वहां पे इतना नुकसान किया है कि उनकी प्रोडक्शन आउटपुट करने की फैसिलिटी बहुत ज्यादा बाधित हुई है। और लोग जो इसके एनर्जी के जानकार लोग हैं, एनर्जी के एक्सपर्ट लोग हैं, कहते हैं कि आज यहां पे युद्ध रोक दीजिए, बिल्कुल रोक दीजिए, तब भी उन एनर्जी के रिसोर्सेज को यानी प्रोडक्शन फैसिलिटीज को आज इससे नहीं बर्बादी से पहले तक लेवल पर लाने में कई साल लग जाएंगे। तो आप ये समझिए सऊदी अरब से लेके यूएई से लेके, और यूएई को देखिए दुनिया का सबसे सेफ बिजनेस हब, डेस्टिनेशन, हेवन माना जा रहा था। आज दुबई की हालत क्या हो गई है? कितने लोगों ने पैसे निकालने शुरू कर दिए, रियल एस्टेट में कितना फर्क पड़ गया है। देखिए आप ये समझिए बड़े लंबे रिपरकशन है इनकी। तो क्या ट्रंप अपने देशों को, अपने मित्र देशों को छोड़कर क्या वहां से निकलना चाहेंगे और जिंदगी भर के लिए एक कायर का दाग लेकर जाना चाहेंगे? मेरा ये कहना है, मेरा एनालिसिस है ये, आई एम नॉट सेइंग कि ट्रंप अच्छा है या बुरा है। मेरा ये कहना है कि जहां पे ये ऑपरेशन पहुंचा हुआ है उस पर हम रियलिस्टिक होने की जरूरत है। और रही बात इजराइल की, इजराइल एक ऐसा मुद्दा है जिसको आप अलग नहीं कर सकते इस ऑपरेशन से। वो हाँ किसी न किसी रूप में वो इंटीग्रल पार्ट है इस ऑपरेशन का। जी जी आलोक साहे जी भी कुछ कह रहे हैं। सही है जी आलोक साहे जी। नैना जी, मैं सभी से ये पूछना चाहता हूं कि बात किस चीज पर टूटी है, ये इस बात को अच्छी तरह समझिए। मैं सैयद अली साहब से भी बात करना चाहूंगा कि देखिए
आपने बोला था कि आपके जो पैसे बाहर में जितने सीज कर रखे हैं उसको वो छोड़ें, उसके लिए अमेरिका तैयार हो गया था। इसके लिए साफ खबरें आ गई थी प्रेस में कि आपका सारा पैसा वो रिलीज कर देगा। आपके ऊपर जो सैंक्शन लगा है उसको भी उठाने के लिए अमेरिका तैयार हो गया था। ठीक है, आपका दूसरा जो डिमांड था, अब अमेरिका का क्या डिमांड था कि मैं आपके पे ऊपर सैंक्शन हटा देता हूं, आपके सारे पैसे वापस कर देता हूं, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दीजिए और यूरेनियम, जो संवर्धित यूरेनियम है, उसको किसी भी थर्ड कंट्री या तो फिर इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी को आप सौंप दीजिए। तो आप तो अभी कुछ ही दिन पहले आप खुद तैयार थे कि आप ये संवर्धित यूरेनियम जो है वो इंटरनेशनल बॉडी को सौंपने को तैयार थे। तो बात तो सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अटकी है। तो अगर हम ऐसे मौके पर, अगर यही हालात हैं वार्ता में, शांति वार्ता में, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है अगर वार्ता टूट गई तो? कौन? यहां तक की बात हुई कि भाई आप प्रॉक्सी संगठनों को, आप इजराइल को रोकिए कि वो हिजबुल्लाह पर आक्रमण बंद करे। तुरंत प्रेस में आ गया, टीवी चैनल्स पे आ गया कि ट्रंप ने बात किया, नेतन्याहू से दबाव डाला और वहां के लोगों ने बोला कि चलिए हम इसको भी रुकवा देंगे, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने को तैयार हैं। आप उस पर तैयार ही नहीं हो रहे हैं। तो अगर कोई इंटरनेशनल मैरिटाइम रूट है उसको आप अगर खोलने को तैयार नहीं है, आप बताइए ना कि कौन सी चीज थी अमेरिका की जो आपको ऑब्जेक्शनेबल लगी है। आप पहले से ही संवर्धित यूरेनियम देने को तैयार थे, वो आप अगर दे देते हैं, लेकिन क्या उसके लिए सहमति भी बनेगी? यही बात शायद कुछ जी सैयद जी भी कुछ कह रहे हैं, फिर मैं अमीन साहब का रुख कर रही हूँ। जी बस मैं जो है आलोक साहे जी का बड़े ही अदब से जवाब देना चाहूंगा कि आलोक साहे जी, आप ये गौर करें कि ईरान जो है अपनी शर्तों पर गया था, ना कि जो है ईरान अमेरिका की। जब उसने 10 पॉइंट अपने अमेरिका को दिए और ट्रंप ने ट्वीट किया कि आपके इन 10 पॉइंट पे बात करने के लिए हम राजी हैं, तो ईरान पाकिस्तान गया था। उन 10 पॉइंट में ये तमाम तर शर्तें थी। जहां तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज का सवाल है सर, तो आप देखें कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज 28 फरवरी से पहले खुला हुआ था, वो बंद नहीं था। ये अमेरिका की तानाशाही की वजह से बंद हुआ। ईरान नहीं चाहेगा कि जो है वो उसे खोल के फिर अपने आप को कमजोर कर ले। दूसरी बात में जवाब दे दूं कि ये सवाल नहीं है कि यूरेनियम इनरिचमेंट को जो है बिल्कुल ईरान जो है जीरो कर देगा। ईरान का सवाल ये कि आप आके हमसे ये बात कीजिए कि यूरेनियम इनरिचमेंट उसका अधिकार है कि नहीं है। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक यूरेनियम इनरिचमेंट ईरान का अधिकार है। अब उसको कितना परसेंट करना है, कितना परसेंट नहीं करना है, ईरान की आपको लेकिन सैयद जी अगर सब इतना होता तो पूरी दुनिया को आपत्ति क्यों होती? लेकिन मोहम्मद अमीन जी अच्छा, मोहम्मद अमीन जी शायद चले गए। मैं बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्शन कहाँ है, ऑब्जेक्शन कहाँ है, आप उनको लाइए। अदनान साहब देखिए, ऑब्जेक्शन ये है कि आप 60% जब यूरेनियम का ये एनरिचमेंट करते हैं तो वो पीसफुल पर्पस के लिए नहीं होता है। पीसफुल पर्पस के लिए 3 से 5% संवर्धित यूरेनियम काफी होता है। तो पूरे विश्व आपने भी एक्सेप्ट किया है कि हाँ 60% आपने किया है, नेगोशिएशन में आपने एक्सेप्ट किया है। तो आप बॉम्ब बनाना चाहते हैं और आप तो इस पर राजी थे पहले, फिर आपने तैयार हुए थे पिछले जो इसके पहले। बम बनाने के लिए 90% जरूरी होता है। 60 अच्छा चलिए तो ये मान भी लेते हैं 60% जो है खतरनाक है, तो आप इस पे बात कीजिए कि हम उससे कम कर देंगे। अमेरिका की डिमांड ये है कि ईरान अपना यूरेनियम एनर्जी जीरो करे और सबको सिपुर्द दे, दूसरे कंट्री को दे। जीरो करना ये कौन, यानी हम दूसरा मुल्क आके मुझसे मैं जीरो करूं या फुल करूं? सैयद अली साहब देखिए, इस पर असहमति नहीं है। आप 3 से 5% ही संवर्धित यूरेनियम में पीसफुल जो है पावर प्रोजेक्ट आप चला सकते हैं। और अगर आप इसके लिए आपका देश अगर खुलेआम घोषणा करे, मुझे आश्चर्य इस बात का होता है ना कि जो तलखी हुई है वो ऐसे पॉइंट पर हुई है जो बिल्कुल नाजायज है और ये इलॉजिकल लगता है। आपने पहले ही स्वीकार किया था कि आप बम नहीं बनाना चाहते हैं। आपने पहले के नेगोशिएशन में स्वीकार किया था कि हम संवर्धित यूरेनियम जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी को दे देंगे। और सिर्फ बात अब फंस रही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने से तो आपको भी फायदा है ना, आपको भी फायदा है। वो तो खुला हुआ था, वो बंद कब था? वो तो अभी भी खुला हुआ है। लेकिन सैयद अली अदनान जी, दरअसल बात ये ना कि दरअसल नाराजगी तो इसी बात को लेकर है कि अगर आप सीमित संसाधनों के साथ में अगर आप उसका इस्तेमाल करते तो ठीक है, फिर आपको मॉनिटरिंग भी नहीं चाहिए। आप ये चाहते भी नहीं है कि किसी का हस्तक्षेप हो, आप ये भी नहीं चाहते कि किसी की मॉनिटरिंग हो। ये अपने आप में बड़ी बात। आ रही हूँ मसी खान जी, यहाँ पे मलिक सर भी कुछ कह रहे थे। आ रही हूँ जी। मैंने दो क्विक पॉइंट एक्चुअली एक पॉइंट जो कुछ लोग जानते हैं, शायद सब लोग नहीं जानते। देखिए, जो पिछली बार जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी ईरान के साथ एटॉमिक मामलों पे, देखिए मैं एक चीज बता देता हूं।
वो ये बात हुई थी कि ईरान ने उसमें एक क्लॉज डलवाया था कि जब भी आप इंस्पेक्शन करना चाहो आप हमें 22 या 23 दिन का आप एडवांस वार्निंग टाइम देंगे। देखिए ये टाइम काफी होता है जो डाउट क्रिएट करता है, क्योंकि जैसे ही एटॉमिक एनर्जी का की टीम आती है ये आपके लिए काफी वक्त है कि उस यूरेनियम को आप लेफ्ट राइट कर सके। मैं ये नहीं कहता कि ईरान का अधिकार, वो एक अपने आप अलग पॉइंट है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।